नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी आज पीएसटीसीएल के एएलएम और एएसएसए का रिज़ल्ट आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एक तरह से पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, ज़्यादातर जो हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले से है राजस्थान में, उनके सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूज़न है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपकी रैंक लिस्ट कितनी है, लिस्ट में रैंक पर आप किस नंबर पर है, आप क्वालिफाइड है या नहीं, और फाइनल सिलेक्शन के आपके कितने चांसेस हैं। पूरा कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगा। आप दोनों लिस्ट डाउनलोड करके अपने पास तैयार रखिए। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना। उम्मीद है कि आपके सारे सवाल इसमें कवर अप हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले देखो, क्योंकि जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है वो कोटा लेकर है, यानी क्या कोई सीटें फिक्स है, क्या पंजाब स्टेट के लिए अपना कोई रिजर्वेशन है, पंजाब स्टेट का कोई सीटें रिज़र्व है। सबसे पहला तो ये, यानी कि 100% जो सीटें हैं ओपन कैटेगरी की, उसमें से पंजाब स्टेट के कैंडिडेट ही आएंगे इतने प्रतिशत पर, और बाकी इतने प्रतिशत पर जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे। ऐसी कन्फ्यूजन सबसे पहले, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये सवाल आता है कि अदर स्टेट के लिए क्या कोई कोटा है या नहीं, अगर है तो कितना है। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि अभी तक कहीं पर भी स्टेट के कैंडिडेट के लिए सीटों की रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, और ना ही अदर स्टेट के लिए कोई कोटा फिक्स है, जितनी मेरी जानकारी में है। हाँ, एक बार कहते हैं कि चर्चा चली थी और यूनियन ने मांग जरूर उठाई थी कि 85% सीटें जो है वो पंजाब के लिए ही पंजाब के मूल निवासियों के लिए ही रिजर्व की जाए, और 15% सीटें जो है वो बाकी स्टेट को दे दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही मुख्य मांग थी, और वो ये था कि जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें पंजाबी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और जिनके पास पंजाबी सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइड है, उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर पंजाबी है तो ही आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, इसलिए आप क्वालिफाइड है। पहली बात तो इसको ध्यान में रखें। यानी कोई सीटें कितनी भी रिजर्व नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखें। कोई आपका कोटा फिक्स नहीं है। इसके दो कारण है, देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों। कोटा फिक्स करने के बाद क्या होता है कि कोटा फिक्स का मतलब होता है कि इतनी सीटें तो इनकी ही है, फिर उतनी सीटें उन्हीं से भरनी पड़ती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होते हैं उसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट आते हैं फिर उनको लेना पड़ता है, अगर सीटें रिजर्व होती है तो। ओपन कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप कितने क्वालिफाई है और कितना क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आ जाइए मैदान में। सीधी सी बात ये होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं ना, वो अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सभी के सभी ओपन कैटेगरी में गिने जाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी जैसे राजस्थान में अगर आप ओबीसी में हो तो भी पंजाब में आपको अनरिजर्व में गिना जाएगा, वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप राजस्थान में ईडब्ल्यूएस से हो तब भी आपको वहाँ पर अनरिजर्व की ही सीटें फाइट करनी होगी। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे, मोटा मोटी कवर हो गया सबका यहाँ तक का। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ आपके सामने कि गुरुजी मेरी रैंक ये है तो मेरे कितने चांसेस है सिलेक्शन के। कोटे वाली बात फिक्स हो गई, कोई कोटा नहीं है जहाँ तक मेरे ध्यान में है। मैंने ऐसा कहीं न्यूज़ में नहीं देखा है। हाँ, मैंने काफ़ी सर्च भी किया है पंजाब स्टेट की जो राज्य सरकार के नियम होते हैं वो सब मैंने पढ़ने की कोशिश की है, तो जितने मैं पढ़ पाया हूँ मुझे नहीं मिला कहीं पर भी रिजर्वेशन का। हाँ, इतनी सी बात थी कि वो पंजाबी सब्जेक्ट मांगते हैं 10th में, तो अगर पंजाबी वाली शर्त आपकी पूरी हो जाती है, कंप्लीट है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आप वहाँ रिज़र्व कैटेगरी में नहीं जाओगे, सिर्फ अनरिजर्व में ही गिने जाओगे। ये 3 बातें ध्यान में रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाओ बात करते हैं कि रैंक गुरुजी यहाँ तक है, मेरे सिलेक्शन की कितने चांसेज है ना। भी कोई कह रहा है कि मैं 72वीं रैंक पर हूँ, कोई कह रहा है मैं 105वीं रैंक पर हूँ, कोई कह रहा है मैं 11वीं रैंक पर हूँ, कोई कह रहा है मैं 51वीं रैंक पर हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ आपको सीटों के रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले मैं डिटेल देने वाला हूँ ALM के बारे में। दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन की जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना, वहाँ पर ओपन कैटेगरी की सीटें, यानी एक तरह से मैं कहूँ कि मेल और फीमेल, पंजाब में फीमेल को कोटा दिया गया, ये ध्यान रखना। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को हमेशा वर्टिकल आरक्षण मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं मिलता है कभी भी। वर्टिकल का मतलब होता है कि अगर पहली महिला टॉपर है, सबसे पहली महिला, और वो OBC की है, तो वो अनरिजर्व की फीमेल में नहीं, वो OBC की फीमेल में आएगी। महिलाओं को आरक्षण भारत में इस प्रकार सुविधा दी गई है, ये ध्यान रखना। आरक्षण पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखना। एक वीडियो में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण पर बहुत जल्दी देने वाला हूँ। इस पर मैंने नहीं दिया हुआ है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, या फिर आप विकास दिव्य कीर्ति सर को देख सकते हैं, उनका वीडियो एक आया हुआ है आरक्षण वाला। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों को कोटा दिया गया है। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको, मेल जो है इनकी 95 है और फीमेल की जो है वो 38 सीटें हैं। दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से समझा मेरी बात को। सबसे पहली बात ये कि जब वो लिस्ट आपने डाउनलोड की होगी, उम्मीद है सभी ने देख ली होगी, तो लास्ट पोर्शन है एक रैंक का। तो दोस्तों यहाँ इस रैंक में देखो, इस रैंक में देखो, और उससे पहले क्वालिफाइड का लिखा हुआ है यस और नो। तो जिनके आगे वाई लिखा हुआ है ना, यानी क्वालिफाइड है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। रैंक 1 से लेकर के 95 तक जितने भी कैंडिडेट है ना, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, 100% सिलेक्शन होगा आपका, 110% सिलेक्शन होगा, कोई आपको बाहर नहीं करेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो पहली बात ये एक शर्त, ठीक है। दूसरी शर्त क्या, और क्या चीज़ें हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। यानी ये 95 वाले तो श्योर सिलेक्शन है, 1 से लेकर 95 तक वालों को कोई नहीं रोकेगा। दूसरी बात, इन 1 से 95 वालों की कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही नहीं हो, रिजल्ट बाद में आया हो, मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंटली ही अगर उसमें फॉल्ट आता है और यहाँ से कोई एग्ज़िट होता है तो और नंबर आ जाएगा, और 100 में 4-5 तो ऐसे कैंडिडेट मिल ही जाएंगे। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप 100 रैंक वाले जितने भी है ना लाइनमैन वाले में, उनके पूरे चांसेज है सिलेक्शन के, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकने वाला है अगर आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ तक सही है तो। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या है, फीमेल कैटेगरी की बात करें हम, फीमेल के बारे में एक शर्त होती है कि यदि महिलाएं मिल जाती है इतनी तब तो ठीक, अगर नहीं मिलती है तो सीटें खाली नहीं रखी जाएगी, फिर उन सीटों को अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के द्वारा भर दी जाती है। अब असिस्टेंट लाइनमैन में क्वालिफाइड फीमेल, जो कि मैंने लिस्ट देखी है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ एक बार लिस्ट और चेक करना। जहाँ तक मैंने देखा है ALM की सीट में उसमें वैकेंसी में क्वालिफाइड फीमेल ओनली 15 ही है, अनरिजर्व की कितनी है, 15 ही है, और गिन लेना ऊपर नीचे भी हो सकती है, खैर अपने 15 का चलो एग्जाम्पल लेकर चल लो। तो भाई 38 में से 15 का मतलब हो गया 23 सीटें खाली रह गई। तो ये 23 जो है ना, ये भी फिर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से ही भरी जाएगी, ठीक है ना। 23 रह गई ना, ठीक है। तो 23 और ये जोड़ लो आप, लगभग कितनी बनती है, 118। यानी 118 नंबर कैटेगरी तक पूरे चांसेज है। तो एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। आप किसी भी स्टेट से है ऑल इंडिया में, अगर असिस्टेंट लाइनमैन की रैंक 1 से लेकर के 118 के बीच बीच में आपका नंबर है तो श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, ठीक है। निश्चिंत हो जाओ। 118 नहीं 125 तक भी है तो भी चांसेज है, क्योंकि 5-7 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं, ठीक है।
डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, उनका क्वालिफ़िकेशन सही नहीं होता, क्योंकि बीच में है ना डिग्री वाले भर देते हैं, उनको नहीं लेंगे, बार कर देंगे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या नहीं है? गिन लेना। अब क्या करना है, अगर आपको देखना है रैंक का, तो अब मैं बात करूं जैसे कोई है ना, बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी हैं उनको तो अनरिजर्व रिजर्व का ही काउंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पंजाब से, अगर आप बिलोंग करते हो तो पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी के बाद आपकी रैंक देखनी है। मान लो कि ओबीसी में 25 सीटें हैं, ठीक है ना, और अनरिजर्व कैटेगरी की 95 थी, तो 95 में 25 जोड़ लो, कितनी बनी? 120। अगर आप टॉप 120 में है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, टॉप 120 में आना ज़रूरी नहीं है, ध्यान से समझते जाना मेरी बात को। 95 के बाद 1 से लेकर 95 तक तो लगातार गिनो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 95 नंबर रेंज के बाद में आपको ओबीसी के बंदे गिनने हैं, मतलब कैंडिडेट गिनने हैं, मेल फीमेल दोनों ओबीसी के। ध्यान से समझना मेरी बात को। ओबीसी के कैंडिडेट को काउंट करो 95 के बाद, और कितने आते हैं 95 के बाद? जहाँ 25 पूरे हो जाएंगे ना, वहाँ तक सिलेक्शन के चांसेज है, क्योंकि इसके बाद अपनी अपनी कैटेगरी में जाने शुरू हो जाओगे आप। एससी वाला एससी में जाएगा, जैसे मान लो कोई बंदा 96 नंबर रैंक पर है तो, और वो एससी का है, तो वो ओबीसी में नहीं आएगा, वो एससी में जाएगा। 97 नंबर पर है और कोई ईडब्ल्यूएस पर है तो वो ईडब्ल्यूएस में जाएगा। ओबीसी की 25 सीटें सुरक्षित है अभी भी। अगर आपका नंबर 98 पर है तो ओबीसी के आप टॉप पर हो, एक तरह से समझ गए। यानी 95 प्लस 25 ओबीसी के कैंडिडेट गिन लो, वहाँ तक आपके चांस है। मान लो 225वीं रैंक बन रही हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेज है। तो क्या करना है आपको, दोबारा सुन लो मेरी बात को। टॉप लगभग है ना 95 को काट दो, 100 को काट देना, जो पंजाब के उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी की सीटें देखो और अपनी कैटेगरी के कैंडिडेट गिनो कितने, बस। अगर आप उनमें आते हो, जैसे मान लो 95 के बाद 25 सीटें ओबीसी की, 95 के बाद 25 ओबीसी में अगर आपका नंबर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। आप 23 में हो, 24 में हो, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में हो तब भी हो जाएगा। 95 के बाद ओबीसी के कितने हैं, इसी तरह से 95 के बाद एससी के कितने, 95 के बाद एसटी के कितने, 95 के बाद ईडब्ल्यूएस के कितने, वो फिर अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। वो अनरिजर्व वाली सीटें तो भर गई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये था छोटा सा एनालिसिस, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सारी बातें इसमें कवर करवा दी। दोबारा सुन लो, मोटा मोटी अनरिजर्व कैटेगरी में वही आएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओपन में ही जाता है, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी एसटी कहीं से भी हो, ईडब्ल्यूएस से हो। अदर स्टेट वाले भी सभी इसी में आएंगे। तो अदर स्टेट वाला तो कोई ओबीसी एससी एसटी है ही नहीं, आपको तो लगभग है ना टॉप 125 की रैंक में आ जाना है। अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और 125 के अंदर अंदर है तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेज है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एसएससी की, सब स्टेशन अटेंडेड की, तो सब स्टेशन अटेंडेड में क्या हो रहा है कि लगभग जो, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो मेल और फीमेल में, मेल की सीटें हैं 41 और फीमेल की है 17। अब इसमें है ना फीमेल में लड़कियां बता रहे हैं 6 ही है, तो 6 में 11 इधर और प्लस कर दो, लगभग एक तरह से आप यूँ कहो कि 52 सीटें हो गई। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, रैंक आपकी टॉप 52 में है ना, तो पूरे चांसेज है। अब क्या हो रहा है कि ये एएसएस है ना, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लाइनमैन और एएसएस दोनों में क्वालिफाई कर गए, और एएलएम वाला क्या करेगा, एएसएस में आने के ज़्यादा वो मतलब कोशिश करेगा आने की, तो एएलएम वालों में और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा सिलेक्शन तक की उम्मीद है, ठीक है ना। और एएसएस में सब स्टेशन वालों के लिए क्या है, 52 सीटें गिन लो। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर टॉप 52 में हो ना, तो 100% चांस है, पूरा सिलेक्शन के चांसेस है, ठीक है।
तो इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो तो वैसे ही चल रहा है, जो लाइनमैन की कैटेगरी का चला है। अपनी कैटेगरी के कैंडिडेट गिन लो और उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, टॉप 52 में मान लो कि 2-4 डिसक्वालीफाई कर जाते हैं तो 55 तक के चांसेज है सिलेक्शन होने के। ठीक है, तो पूरा पोस्टमार्टम यही था। पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी और सवाल आपका रह गया हो ना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको फिर मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।